नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है कि मैंने अपने इस चैनल पर या जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पर 12th के और 11th के केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को मैंने अपलोड करा है, जिनमें से अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल पे सॉल्यूशन चैप्टर मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिलेगा और केमिकल काइनेटिक्स का मिलेगा और सरफेस केमिस्ट्री का भी मिलेगा, जिसमें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और आज के भी इस वीडियो में आप सभी लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का एक वीडियो मिलने वाला है। और कमाल की बात क्या है कि अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो मैंने वहां मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुका हूं। तो जो लोग नए आए हैं, मेरा उनसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या आती है तो। वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो। फिलहाल आज हम अपना इस वीडियो को जो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि मैं सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने चल रहा हूं। और आपको याद होना चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी 3 तरीकों से। पहले में आप एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन समझाते हैं, दूसरे में कोलाइड समझाते हैं और तीसरे में कैटलिस्ट समझाते हैं। और हम कैटलिस्ट को ही समझा रहे हैं। और आज कैटलिस्ट का एक और वीडियो जो आपके लिए होगा जिसका नाम है एंजाइम कैटलिस्ट। आपको मैं एक बात बता दूं, आप जिस टॉपिक को आज पढ़ने चल रहे हैं इसके बारे में बोर्ड में पेपर में कई बार क्वेश्चंस आया हुआ, यहां तक कंपटीशन के पेपर में भी आया हुआ है। आपसे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पूछता है, आपसे ये पूछता है क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट इज एंजाइम कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, कंडीशंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, या एंजाइम कैटलिस्ट और जनरल कैटलिस्ट में क्या डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप एंजाइम कैटलिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम एंजाइम कैटलिस्ट को समझें क्या, कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपका ये मैं जरूर लिखता हूं वो इसलिए क्योंकि यही आपका चैप्टर है, भूलिएगा मत। और इसका एक जो थर्ड टर्म होता है कैटलिस्ट, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मेरा जो टॉपिक आज का है वो है एंजाइम कैटलिस्ट। कौन सा टॉपिक है? एंजाइम कैटलिस्ट, राइट। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, ये होते क्या है। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता दूं, हमारी बॉडी में या प्लांट्स में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इनके बारे में एक लाइन लिखें, लाइन वाइज लाइन मैं लिखता जा रहा हूं, थोड़ा सा समझते जाइएगा। आप पहली लाइन ये बोलेंगे कि एंजाइम कैटलिस्ट यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिएक्शन। अब इनके कहने का मतलब क्या है? कुल मिला के आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन। समझते जाइएगा। सबसे पहली लाइन आपका यही बता रहा है कि एंजाइम कैटलिस्ट कहां यूज होता है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, जो आपका एनिमल्स में होगा या फिर कहां पे होगा, प्लांट्स में। ठीक है। अच्छा, एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में एक बात और ध्यान दीजिएगा। एंजाइम कैटलिस्ट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which have higher molecular mass। इस टर्म को थोड़ा समझिएगा कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो एक टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। और खासकर कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है। और ये जो आपके पास होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। और एंजाइम कैटलिस्ट के लिए थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। क्या
कि एंजाइम कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं विच आर heterogeneous mixture in water। थोड़ी सी आप बात समझिएगा, ये केवल 3 पॉइंट आप समझना कि एंजाइम कैटलिस्ट के लिए यही केवल 3 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है। पहली बात, आप बोलेंगे कि एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है ये बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज आता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे आप जानते भी होंगे, भोजन आप करते हैं, डाइजेस्ट होता है, इनके बीच में बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, वो किसी न किसी रिएक्शंस को कराते रहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल्स रिएक्शन बोलेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलेंगे। इन रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम कैटलिस्ट का काम करेगा वही काम होगा एंजाइम कैटलिस्ट का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज एंजाइम कैटलिस्ट, तो आप बोल सकते हैं कि अगर कैटलिस्ट के फॉर्म में एंजाइम है तो हम एंजाइम कैटलिस्ट कहेंगे। यानी इफ कैटलिस्ट इज एंजाइम, अगर कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम है, देन वी कॉल एंजाइम कैटलिस्ट। तब हम क्या नाम देंगे? एंजाइम कैटलिस्ट कहेंगे। व्हाट इज एंजाइम कैटलिस्ट? आप बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में या प्लांट्स में, एनिमल्स में जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते रहते हैं, उन रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज में आता है वही कैटलिस्ट आपका क्या कहलाता है? एंजाइम कैटलिस्ट कहलाता है। एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पहले ये, एंजाइम कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर एनिमल्स या प्लांट रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, एंजाइम कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिएक्शन, इट मींस बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट, यानी नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं, विच हैव हायर मॉलिक्यूलर मास, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका। अब एंजाइम कैटलिस्ट जो आपके पास होते हैं, दैट इज लाइक अ प्रोटीन, और such type of protein are formed a heterogeneous mixture when it dissolve in water। जब आप इस टाइप के कैटलिस्ट को पानी में घोलेंगे ना, तो वो आपका एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। तो अब आइए हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर एग्जांपल देखने के बाद हम इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, इनकी लिमिटेशंस को देखेंगे, तो कुछ चीजें और भी हमको जानकारी में मिलेगी। देखिए, एंजाइम कैटलिस्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा। हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं, और हम जो एग्जांपल समझा रहे हैं वो ले रहे हैं ईस्ट में। ईस्ट में जनरली आप देखेंगे तो 2 टाइप का एंजाइम होता है, किसी किसी बुक में तो 3 टाइप का भी दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है इन्वर्टेज और एक होता है ज़ाइमेज। अच्छा, मैं एक नाम बता रहा हूं, एंजाइम कैटलिस्ट कोई भी रहेगा ना, तो उसके नाम में लगभग एज रहेगा। मैं और भी एग्जांपल अगर देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आप अगर कहीं सुनते हैं माल्टेज, आप सभी लोग कहीं सुनेंगे लाइपेज, आप सभी लोग और भी सुनेंगे डायस्टेज। तो जनरली आप देखेंगे जो एंजाइम कैटलिस्ट रहेगा उनके नाम में लास्ट में एज रहेगा, ये थोड़ा सा आप समझना चाहिए। और अगर हम एक एग्जांपल दे रिएक्शन को देखते हुए, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए C12H22O11। हम इसमें क्या करते हैं? वाटर मिलाते हैं, इसके साथ आप ईस्ट मिलाते हैं। तो ईस्ट में एक एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, जो यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंजाइम कैटलिस्ट बोलेंगे। इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंजाइम कैटलिस्ट बोलेंगे। और जाके यहाँ प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये पूरा रिएक्शन होता है।
फिर अगले स्टेप में क्या होता है, C6H12O6 जो होता है वो आपका ईस्ट में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, जाइमेज। ठीक है, और अब इस सिचुएशन में आप देख लीजिएगा यहां पर आप सभी लोगों को मिलेगा क्या चीज, C2H5OH और +2CO। इसे हम कहते हैं एथाइल अल्कोहल। क्या नाम दिया जाता है, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आपके लिए ये क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट है। ये सारे रिएक्शन आगे चल के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को यहां बस इतना समझा रहा हूं कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, उसका एग्जांपल मिलेंगे। ये C12H22O11 है, इसमें वाटर आप मिलाएंगे ईस्ट के साथ में, तो ईस्ट का इन्वर्टेज क्या करेगा, एंजाइम कैटलिस्ट जैसा काम करेगा और आपका वो प्रोडक्ट बनेगा। फिर ईस्ट में एक और एंजाइम है, जाइमेज। तो मैंने ये आपको एग्जांपल बताया है, तो इस तरह से आप कुछ समझ सकते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, एंजाइम कैटलिस्ट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अब हम सभी लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने वाले ये हैं कि हम सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? देखिए, एंजाइम कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक कई है। पहला आपको मैं बता रहा हूं, पहला है स्पेसिफिक नेचर। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है स्पेसिफिक नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोई भी रिएक्शन, जैसे अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा C12H22O11 प्लस H2O, और यहां पर आपने ईस्ट का देखा था, क्या चीज था, इन्वर्टेज, और यहां बना था C6H12O6, C6H12O6। स्पेसिफिक नेचर मतलब क्या होता है कि ये जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो अगर किसी एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा तो वो वाला किसी और के लिए कभी यूज नहीं है। जैसे ईस्ट में अगर आप ध्यान दें तो जाइमेज भी था, जाइमेज इस वाले रिएक्शन के लिए कभी यूज में नहीं है। जाइमेज इस वाले रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ईस्ट में जाइमेज होने के बावजूद वो इनर्ट है। इसका मतलब क्या निकलता है कि एक कैटलिस्ट जो होता है एंजाइम वाला वो किसी एक रिएक्शन के लिए यूज आता है। यानी आप बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, वन टाइप ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट आर यूज्ड only for one type of reaction। इस बात को समझिएगा, एक कैटलिस्ट केवल एक रिएक्शन के लिए यूज में आएगा अगर वो एंजाइम कैटलिस्ट है तो। इसका मतलब कि बड़ा ही स्पेशल नेचर इसमें होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा हमारे पास जनरल कैटलिस्ट है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम बहुत सारे रिएक्शन के लिए यूज आ सकता है, लेकिन अगर हम एंजाइम कैटलिस्ट की बात करेंगे, इसका एक पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कैटलिस्ट जो होते हैं केवल एक ही रिएक्शन के लिए यूज में आएंगे। जैसे अभी आपको मैं यहां जो समझाना चाह रहा था वो यही समझा रहा था कि भाई ईस्ट में देखो दो तरह के एंजाइम कैटलिस्ट हैं, एक इन्वर्टेज है, ठीक है, और एक क्या है, जाइमेज है। जब रोल इन्वर्टेज का आएगा तो जाइमेज का कोई मतलब नहीं, पड़ा रहेगा वैसे, और जब रोल जाइमेज का आएगा तो इन्वर्टेज पड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये केवल एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, सभी टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकते, ये इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। सो हम बोल सकते हैं एंजाइम कैटलिस्ट हैविंग स्पेसिफिक नेचर, इट मींस one type of enzyme catalyst are only used for one type of chemical reaction। आप बस इतना समझिएगा कि जैसे केवल एक ताले में एक चाबी लगती है, मतलब एक ताले को अगर खोलना है एक ही चाबी लगेगी, उससे खुल जाएगी, कोई दूसरी चाबी उसमें नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसे ही आप समझिएगा कि यहाँ पर एंजाइम कैटलिस्ट का नेचर इतना स्पेशल है, वो एक रिएक्शन के लिए यूज आ सकता है, सभी के लिए। यही बात। दूसरी बात, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, आप बात समझिएगा, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, सेकेंड,
एंजाइम कैटलिस्ट show a better performance in a particular range of temperature। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता ही रहा हूं कि अगर हम सभी लोग यहां पर थोड़ा सा समझेंगे तो आपको मिलेगा कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है ना, वो बहुत ना तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छा रहेगा और ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे काम करेगा। यानी एंजाइम कैटलिस्ट की खास बात है कि एंजाइम कैटलिस्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो लो टेम्परेचर पर भी बेकार होती है, बहुत कम होती है, और हाई टेम्परेचर पर भी बहुत कम होती है। इनकी एक्टिविटी एक फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज में बहुत जबरदस्त होती है, और वो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इनके बीच में अगर एंजाइम आपका कैटलाइज का काम करेगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा, और इसे हम सभी लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई एंजाइम कैटलिस्ट जो है लो टेम्परेचर पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, हाई टेम्परेचर पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, एक टेम्परेचर की रेंज में ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा, जो साइंटिस्ट के द्वारा एज्यूम किया गया है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्यों भाई? एंजाइम कैटलिस्ट में लिविंग होती है। लिविंग मतलब क्या होता है? वो जिए, मतलब उसमें जान होती है, लाइफ होती है। अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ठंड के मारे मर जाएंगे, और टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो जल के मर जाएंगे। तो जब वही नहीं जीवित रहेंगे तो वहां पे कैसे कैटलिस्ट का काम हो पाएगा? मेरी बात आपको समझ आ रहा है? तो आप कुछ समझ सकते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसकी लाइफ प्रोसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छी होती है। कम रहेगा तो भी गए, और ज्यादा रहा तब तो गए। ठीक है? अच्छा, तीसरी बात आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एंजाइम कैटलिस्ट शो अ बेटर परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। आप थोड़ा इसको भी देखिएगा, आपने जिस सॉल्यूशन में एंजाइम को डाला है ना, उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू एक फिक्स रेंज बताई गई है कि अगर वो पीएच वैल्यू आपका 5 to 7 के बीच में रहेगा तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। बात ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन थोड़ा एसिडिक, थोड़ा सा क्या हो, एसिडिक हो, तो यहां पर एंजाइम कैटलिस्ट बहुत जबरदस्त काम करेगा। इसीलिए कभी भी एंजाइम कैटलिस्ट को यूज किया जाता है तो पहले उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड भी डाला जाता है। इसका फायदा होता है, फायदा ये होता है वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, और इस एसिडिक मीडियम में इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? जबरदस्त हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत डेंजर एसिड मिला दो जो उनको जला दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एसिड वो मिलाइए जो पीएच वैल्यू किस रेंज में रखे? 5 to 7, और ये पीएच कहलाता है ऑप्टिमम पीएच। क्या कहलाता है? ऑप्टिमम पीएच। आई बात समझ में आपको? ये थर्ड टाइप का है। फोर्थ टाइप का ये है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एंजाइम कैटलिस्ट के लिए फूड आर प्रोवाइड फॉर एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उनको जीना है, जिएंगे तभी वर्क करेंगे, और जिएंगे तभी जब उनको भोजन चाहिए। अब भोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन्स कंपाउंड, आप ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन्स कंपाउंड ये एक फूड जैसे काम करेंगे, जैसे NH4Cl या NH4 ट्वाइस SO4 है, या NH4NO3 है, या यूरिया ले लीजिए। दैट इज अ फूड फॉर एंजाइम कैटलिस्ट, बिकॉज उनको जीना है, और जीना है तो 100% उनको भोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ये फोर्थ आपके पास कैरेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिफ्थ कैरेक्टर्स बता रहा हूं। फिफ्थ कैरेक्टर्स ये है कि एंजाइम को आप यूज करने से पहले जो सॉल्यूशन होगा
वो डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो एंजाइम कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर रहेगी। हम कह सकते हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन परफॉर्मेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट आर बेटर। अब इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिएगा कि अगर आप कंसंट्रेट कर देंगे ना तो सशक्त मर जाएंगे। मतलब कहने का ये है, इनको जब मूव करने की जगह नहीं मिलेगी, जब चलने फिरने की जगह नहीं मिलेगी, ये वैसे ही मर जाएंगे। बात मेरी समझ आ रही है ना? इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो एंजाइम कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी रहेगी। कंसंट्रेट रहेगा तो सशक्त मर जाएंगे। अब सशक्त मरने का मतलब क्या है, इनको जगह तो मिलेगी नहीं चलने के लिए, तो वैसे खत्म हो जाएगा। और जब ये मर गए तो रिएक्शन को कहां क्या कर पाएंगे, इसलिए इनको जीवित रहना बहुत जरूरी है। बात मेरी समझ आई? तो इस तरह से आप सभी लोगों को जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक बताया है, आप इन्हें अच्छे से समझिए।